फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन के बारे में और उसके साथ बात करेंगे मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन क्या होता है। तो एंजाइम क्या होती है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। ठीक है, मोबिलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट करना। ठीक है, जब हमारा एंजाइम क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, उसको बोलते हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं कुछ हमारे एंजाइम है, ये हमारे फ्री फॉर्म में है। ठीक है, जब ये फ्री फॉर्म में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल से मान लीजिए ये आप हैं, आपके ऊपर अगर घर वालों का कोई भी शासन नहीं है तो क्या करते रहते हैं, आप अपने मन से घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, जो मन में आए वो करते रहते हैं। तो ऐसा हमारा एंजाइम भी बदमाश है थोड़ा। ठीक है, तो ये भी मूवमेंट करता रहता है, इसी को बोलते हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन। अब हमारा अगर एंजाइम मूवमेंट करेगा तो क्या चीज़ें होंगी, तो अगर हमारा एंजाइम मूवमेंट करेगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वह हमारी घट जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी और इससे जो प्रोडक्टिविटी होगी वह प्रोडक्टिविटी भी हमारी ज़्यादा नहीं होगी। और जो हमारे एंजाइम हैं इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सारे को करने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एंजाइम को फिर से यूज़ कर सकते हैं, एंजाइम को रिसाइकिल कर सकें, इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब एंजाइम की जो मोबिलिटी उसको प्रिवेंट करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो हमारे एंजाइम इमोबिलाइजेशन का जो वर्ड का मतलब होता है, इम का मतलब होता है नो, ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। जब हमारी एंजाइम मूवमेंट नहीं करेगी उसको बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो एंजाइम की मोबिलिटी है कैसे हम रोक रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे एंजाइम हैं जो पहले क्या थे, फ्री फॉर्म में थे तो ये स्टेबल नहीं थे, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी, रीयूज इन्हें नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको एक कैद खाने में बंद कर दिया। जब हमने एक कैद खाने में बंद कर दिया तो हमारे जो एंजाइम है ये मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो मूव नहीं कर पाएंगे, उसी को बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर एंजाइम की मोबिलिटी जो कैद खाना बना दिए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, किसके हेल्प से हम एंजाइम की जो मोबिलिटी उसको रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कैरियर बोलते हैं, कैरियर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या तो सॉलिड सपोर्ट भी बोलते हैं, इसको सॉलिड सपोर्ट भी बोलते हैं। इस कैरियर मैट्रिक्स से हेल्प से हम क्या करते हैं, एंजाइम की जो मोबिलिटी है, एंजाइम की मोबिलिटी को हम रोक देते हैं, उसी को बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। जो हमारे कैरियर होते हैं ये कैरियर हमारे ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक सिंथेटिक भी हो सकते हैं। ये तीनों तरीके के हमारे कैरियर मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो ये समझते हैं यहाँ पे डिफिनेशन। तो इम का मतलब होता है नो, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। जब हमारे एंजाइम के अंदर मूवमेंट नहीं होगा तो उसको बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जब हम क्या करते हैं कि जो हमारे फ्री फॉर्म में एंजाइम थे उनके मूवमेंट को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड सपोर्ट, या बोल सकते हैं कैरियर मैट्रिक्स, उसी को बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक था एंजाइम जो फ्री फॉर्म में था, बदमाश था, घूमता रहता था। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कड़ा शासन लगा दिया विद द हेल्प ऑफ कैरियर मैट्रिक्स, या बोल सकते हैं सॉलिड सपोर्ट। हमने सॉलिड सपोर्ट से क्या किया कि इसकी जो मोबिलिटी थी उसको हमने रोक दिया, तो इसी को बोल दिया हमने एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बहुत ही सिंपल है, आप बना के भी लिख सकते हैं। जो हमारे कैरियर मैट्रिक्स होते हैं मैंने बताया ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अब हमारे जो सॉलिड सपोर्ट है जिसको हम कैरियर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसके कुछ सारे खासियत होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब ये इनर्ट होते हैं, मतलब किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, किसी एंजाइम के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ते होते हैं। रीजनरेबल मतलब कि जो हमारे सॉलिड सपोर्ट होते हैं इसको हम पुनः जनरेट कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं, ये सारे इसके खासियत हैं। अब बात करते हैं कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन की जो टेक्निक है सबसे पहले लाया कौन। ठीक है, सबसे पहले लाया जापान ने था। जापान ने क्या किया कि जो एमिनो एसाइक्लेज एंजाइम थी, ठीक है, उसने इसका यूज़ करके एल एमिनो एसिड बनाया था। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना है, जो हमारा एमिनो साइक्लेज था, यह हमारा मिलता था एस्पार्जिलस ओरजी, एक तरीके की फंगी थी। इससे
जापान ने इससे इसको निकाला एमिनो साइक्लेज से और इससे बना दिया है एल एमिनो एसिड बना दिया है। तो ये सबसे पहली टेक्निक जापान ने ही यूज़ किया था। तो आगे देख सकते हैं इसके, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका एडवांटेज यह है कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम की इमोबिलाइजेशन जब हम करते हैं, इससे क्या होता है कि जो एंजाइम के जो फंक्शनल इफिकेसी होती है वह बढ़ जाती है। एंजाइम को फिर से यूज़ कर सकते हैं हम, कॉन्टीन्यूस एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो लेबर होते हैं, लेबर नहीं लगने की ज़रूरत पड़ते हैं। ये सारे इसके एडवांटेज हैं। और इसमें जो कंटामिनेशन मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, जो हमारे एंजाइम थे, एंजाइम से प्रोडक्ट को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ये सारे इसके एडवांटेज हैं। अगले इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसमें जो इमोबिलाइजिंग जो मटेरियल होते हैं उसकी थोड़ी प्राइस जो होती है उसकी ज़्यादा होती है। आगे जो लिखा गया कि इसमें ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, और इसमें जो मास ट्रांसफ़र लिमिटेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम इसका मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो इसमें इसकी लिमिटेशन है। अब बात करते हैं मेथड, कौन कौन से मेथड जो होते हैं इमोबिलाइजेशन मेथड होते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला आता है हमारा फिजिकल मेथड, दूसरा आता है हमारा केमिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड में हमारा आता है एडजॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट और इनकैप्सुलेशन आता है। और हमारा जो केमिकल मेथड है इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग और क्रॉस लिंकिंग आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजॉर्प्शन मेथड क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन मेथड आपको बता देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि ये हमारा था कैरियर मैट्रिक्स, इस तरीके से हमारा यह कैरियर मैट्रिक्स है और इस तरीके से हमारे जो एंजाइम है, अभी तो एंजाइम हमारे फ्री फॉर्म में है। ठीक है, फ्री फॉर्म में है। अब हमने यूज़ किया कैरियर मैट्रिक्स यूज़ किया है। जब हमारे कैरियर मैट्रिक्स यूज़ किया तो हमारे एंजाइम क्या होंगे, इस कैरियर मैट्रिक्स के सरफेस पे जाके अडेयर हो जाएंगे, ऐसे जाके चिपक जाएंगे और चिपकेंगे विद द हेल्प ऑफ वीक बॉन्डेड के थ्रू। तो ये सारे हमारे वीक बॉन्डेड हैं। इस वीक बॉन्ड के थ्रू हमारे कैरियर मैट्रिक्स के सरफेस पे जब हमारे एंजाइम आके चिपक जाएंगे उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही लिखा गया कि जब हमारे कैरियर मैट्रिक्स के सरफेस पे एंजाइम जाके अडेयर हो जाएंगे उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन मेथड बोलते हैं। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने लैंग्वेज में। तो इस प्रोसेस में ये होता कि जब हमारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स जब हमारे पॉलीमर मैट्रिक्स के, जिसको हम बोलते हैं कैरियर मैट्रिक्स, उसके संपर्क में जाएंगे, उसके कांटेक्ट में जाएंगे, तो उसके सरफेस पे मतलब कैरियर मैट्रिक्स के सरफेस पे जाके अडेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे विद द हेल्प और इंट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू। इंट्रैक्शन फोर्सेस कौन सा, वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू जाके चिपक जाएंगे। तो हमारे इंट्रैक्शन जो फोर्सेस होते हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू। तो आइए डायग्राम से इसको समझते हैं और इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा था कैरियर मैट्रिक्स था, ये सारे हमारे थे एंजाइम। अब हमारे एंजाइम क्या होते हैं, जब इसके सरफेस पे जाके विद द हेल्प ऑफ जो हमारे वीक बॉन्ड है इसके थ्रू जाके चिपक जाएंगे। तो हमारे वीक बॉन्ड जैसे हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसके थ्रू जाके चिपक जाएंगे, उसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन मेथड बोलते हैं। तो इसके कई सारे एंजाइम जो हैं, कई सारे एंजाइम के लिए कई सारे कैरियर मैट्रिक्स यूज़ होते हैं। जैसे हमारे अल्फा एमाइलेज के लिए जो हमारा कैरियर मैट्रिक्स यूज़ होता है कैल्शियम फॉस्फेट यूज होता है। तो आपको समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा है जो कैरियर मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट यूज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एंजाइम जो हैं ये सारे मान लेते हैं एंजाइम हैं। ये हमारे एंजाइम कौन से हैं, अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम है। अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम जब क्या करेंगे, जो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट के सरफेस पे जाके ऐसे चिपक जाएंगे, उसी को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे कई सारे एंजाइम लिखे गए हैं, कैरियर मैट्रिक्स देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज यह है कि इसको हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल होता है। दूसरा है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जो हमारे कैरियर मैट्रिक्स है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज यही है कि इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा था, ये हमारा कैरियर मैट्रिक्स था और हमारे एंजाइम थे। अगर हमने क्या किया, थोड़ा पे भी यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस किया,
ठीक है। या तो हमने क्या किया, जो हमारा पीएच था इसमें थोड़ा भी अगर हमने चेंजेस कर दिया तो हमारे जो ए थे वीक बॉन्ड थे ये ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाएंगे तो हमारे एंजाइम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है और इसमें माइक्रोबियल अटैक होने के चांसेस रहते हैं, इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं इंट्रैपमेंट के बारे में। तो इन का मतलब होता है विद इन, ट्रैप का मतलब होता है जाल या फंसना बोल सकते हैं। जब जाल के अंदर हमारा एंजाइम फंस जाएगा, मतलब कि आपको समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारे कैरियर मैट्रिक्स है, ठीक है। कैरियर मैट्रिक्स से हमने बना दिया। इस कैरियर मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, जब एंजाइम जाके फंस जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जाके फंस जाएंगे तो उसी को बोलते हैं हम इंट्रैपमेंट बोलते हैं। तो यही लिखा गया इन दिस मेथड एंजाइम आर इंट्रैप्ड विद इन द सुटेबल जेल और फाइबर्स इज कॉल्ड इंट्रैपमेंट। जब हमारा एंजाइम किसी जेल या फाइबर के अंदर जाके फंस जाते हैं उसी को बोलते हैं इंट्रैपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लेते हैं ये हमारा जेल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे जेल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जेल हमने बना दिया। इस जेल के अंदर जब हमारे एंजाइम जाके फंस गए उसी को हमने बोल दिया इंट्रैपमेंट बोल दिया। तो यहाँ पे जेल जो हमारे यूज होते हैं, पॉली एक्रिल एमाइड जेल यूज होते हैं, पॉलीविनाइल एल्कोहल जेल यूज होते हैं। दो तरीके के जेल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारे फाइबर्स हैं। इस फाइबर के अंदर क्या हुआ कि हमारे एंजाइम जाके फंस गए तो उसको हमने बोल दिया इंट्रैपमेंट बोल दिया। तो हमारे जो फाइबर यूज होते हैं सेलुलोज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका एडवांटेज यही होता है कि ये जो होता है कॉस्टली कम होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसमें एंजाइम को हम रीयूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि इसका प्रिपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इसमें जो कंट्रोल इसको मतलब कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन मेथड के बारे में। इंट्रैपमेंट की तरह ही सेम है। इन का मतलब होता है इनसाइड या बोल सकते हैं विद इन। कैप्सुलेशन का मतलब होता है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। जब हमारे जो एंजाइम हैं, मान लेते हैं कि एंजाइम है, ये सारे हमारे एंजाइम हैं, ये एंजाइम जब किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जाके फंस जाते हैं उसी को बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन मेथड बोलते हैं। तो इन दिस मेथड एंजाइम इंट्रैप्ड इनसाइड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो जो हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वह हमारे पॉलीमरिक, लिपोइडल और नॉन आयनिक इन नेचर में होते हैं, ठीक है। पॉलीमरिक का मतलब होते हैं वह पॉलीमर से बने होंगे, जैसे हमारे सेलुलोज। नायलॉन लिपोइडल का मतलब लिपिड के बने रहेंगे। नॉन आयनिक मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेंगे, ठीक है। इस सारे नेचर में होते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, ये हमारे एंजाइम थे जो फ्री फॉर्म में भी है। हमने क्या किया कि इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया इसको फंसाने के लिए, इसको फंसाने के लिए हमने यूज़ किया। तो हमारे इस तरीके से जाके एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं जिसको हमने बोल दिया इनकैप्सुलेशन मेथड बोल दिया। अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। मतलब ये चीप होता है, सस्ता होता है और सिंपल इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज यही है कि नॉट अप्लीकेबल फॉर हाई मॉलिकुलर सब्सट्रेट। जो हाई मॉलिकुलर, जिनका मॉलिकुलर जो वेट होता है वह हाई होता है, उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं अगला जो आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि ये हमारा है कैरियर मैट्रिक्स है, एक मिनट, ये मान लेते हैं हमारे कैरियर मैट्रिक्स है। इस कैरियर मैट्रिक्स से जो हमारे एंजाइम हैं ये जब कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐसे क्या हो जाएंगे, ऐसे इनकी मोबिलिटी प्रिवेंट हो जाएगी, उसी को बोल देंगे हम कोवैलेंट बॉन्डिंग बोल देंगे। तो इसमें देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द केमिकल ग्रुप ऑफ एंजाइम, ठीक है, केमिकल ग्रुप ऑफ एंजाइम एंड केमिकल ग्रुप ऑफ कैरियर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो कैरियर सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये हमारा कैरियर सपोर्ट था, इसका जो केमिकल ग्रुप होगा और जो हमारे एंजाइम का जो केमिकल ग्रुप होगा, मतलब कि एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जब इन दोनों के बीच जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, जो हमारे एंजाइम थे इनकी मोबिलिटी रुक जाएगी, तो इसी को बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग बोल देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में। पहला इसका एडवांटेज यह है कि द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एंजाइम एंड कैरियर इज सो स्ट्रॉन्ग डैट नो लीकेज ऑफ द एंजाइम अकर्स। मतलब कि जो हमारे कैरियर थे, मतलब जो हमारा कैरियर था, ठीक है, इसका केमिकल ग्रुप और जो एंजाइम का केमिकल ग्रुप था, इन
ठीक है, इनके थ्रू कोवैलेंट ऐसे बॉन्ड बनता था। ठीक है, और हमारे जो कोवैलेंट बॉन्ड है आपको पता है कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जब हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएंगे तो इसमें लीकेज की कोई चांसेस नहीं रहता, मतलब कि जो हमारे एंजाइम थे, मतलब कि ये बॉन्ड हमारे टूटने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो इसमें हमारा जो कैरियर यूज़ किया जाता है सेलुलोज यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। अब बात करते हैं इसमें डिसएडवांटेज की, जो एक्टिविटी इसकी है थोड़ी लॉस हो जाती है। अब बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग के बारे में। क्रॉस लिंकिंग में कोई कैरियर मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं, मान लेते हैं कि एंजाइम अभी हमारे फ्री फॉर्म में है, ये सारे एंजाइम जो हमने बना दिए ये अभी फ्री फॉर्म में है। अब हमने क्या किया कि इसका इसकी मोबिलिटी को रोकने के लिए क्या किया कि इसके अंदर ही ये दोनों क्या कर दिए, जितने सारे हमारे एंजाइम थे ये आपस में क्या करेंगे, ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, एक क्रॉस लिंकिंग बना लेंगे। जब एक दूसरे क्रॉस लिंकिंग ऐसे बना लेंगे तो ये क्या कर पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वही है, इन दिस मेथड क्रॉस लिंक्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। जब हमारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स के बीच ही ठीक है क्रॉस लिंकिंग बन जाएगा तो हमारे जो एंजाइम है ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उसी को बोल देंगे क्रॉस लिंकिंग बोल देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एंजाइम है, एंजाइम अभी तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो एंजाइम मूव कर रहा था, तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि एंजाइम में देखा कि जो एंजाइम है यह आपस में एक क्रॉस लिंकिंग बनाना स्टार्ट कर दिए। एंजाइम जब आपस में क्रॉस लिंकिंग बना लेंगे, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो ये क्या करेंगे, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो उसी को बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना कि इसमें सॉलिड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैरियर मैट्रिक्स, कैरियर मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। जो हमारे एंजाइम होते हैं इसमें जो क्रॉस लिंकिंग होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांगली होते हैं। ठीक है, और हाईली स्टेबल होते हैं, और ये सिंपल है बहुत, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं ग्लूकोज, आइसोमेरेज, ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज यही है कि मे कॉज सम चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं बाय द डी आयोनाइजेशन ऑफ एंजाइम। जब मतलब कि एंजाइम के बीच क्या हो जाता है, डी आयोनाइजेशन हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जो एंटीबायोटिक है, जैसे हमारा पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, इसके प्रोडक्शन के लिए हम इमोबिलाइजेशन प्रोसेस की यूज़ करते हैं। दूसरा कि स्टेरॉयड, एमिनो एसिड और एसिड्स हैं जो इसके प्रोडक्शन के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि जो हमारे एंजाइम इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस है, मतलब कि जो हमारे इमोबिलाइज्ड एंजाइम है उसका ज़्यादातर यूज जो होता है डायग्नोसिस में किया जाता है, ट्रीटमेंट में किया जाता है। ट्रीटमेंट में जैसे हमारे हो गए जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारा अगला दिया गया यहाँ पे कि जो हमारे इमोबिलाइज्ड एंजाइम, जैसे हमारा हो गया एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम का हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज से स्टार्च बनाने में यूज़ करते हैं। तीसरा कि जैसे हमारे जो बायोडीजल्स होते हैं, ठीक है, बायोडीजल्स का मतलब जो हम तेल खाते हैं, ठीक है, तेल जो होते हैं खाने वाले उसको बोलते हैं बायोडीजल्स बोलते हैं, उसको वेजिटेबल से बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे एलिसा टेस्ट होते हैं जो एड्स के लिए यूज़ किया जाता है, एलिसा का मतलब होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। और जो हमारा लास्ट है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, लैक्टिक एसिड होता है, अल्कोहल होता है, विटामिन B12 होता है, यूरिया होता है, पेनिसिलिन होता है, इन सभी को, ठीक है, इन सभी को एस्टिमेशन मतलब इन सभी को एनालिसिस, इन सभी को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम इलेक्ट्रोड मतलब कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं बायो सेंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।